तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में माफ़ी माँगी और ये खबर चारों तरफ फैल गई। ये जो माफ़ी है वो उनके एक सांसद हैं, उनके बयान को लेकर है। लेकिन उन्होंने माफ़ी क्यों माँगी ये पूरी खबर जानते हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बज़ क्यों बना हुआ है ये भी देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को विधानसभा में पहली बार शायद माफ़ी मांगनी पड़ी है और ये पूरा विवाद इस मामले से जुड़ा है कि उनके एक मंत्री हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ के एम करुणानिधि जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका नाम लिया लेकिन किसी भी तरह की उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया। कल्याणगार या पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है? और ये राजस्व और अनुदान को लेकर कुछ मामला चल रहा था, बहस चल रही थी इस मुद्दे पर। लेकिन उन्होंने जब पूर्व मुख्यमंत्री का ज़िक्र किया, नाम नहीं और कोई सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो इस मुद्दे पर विवाद भड़क गया। डीएमके के जो नेता हैं, उन सभी ने विरोध किया विधायकों ने और नतीजा ये हुआ कि विधानसभा की कार्रवाई डगमगाने लगी। अ, हंगामा काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मामले को शांत करने के लिए सीएम विजय को माफ़ी माँगनी पड़ी। उन्होंने अपने मंत्री जो बोल रहे थे, उनका भाषण बीच बीच में रुकवाया और अपनी मंत्री की जो हरकत थी, उसके लिए माफ़ी माँगी है। देश में सोशल मीडिया पर लगभग यहाँ पर जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ पोस्ट जो है लगभग डेली यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं और इसी बीच सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर सख्ती बढ़ाई है क्योंकि ये जानकारी सामने आई कि लगभग हर 68 सेकंड में एक सरकार को एक ब्लॉकिंग नोटिस जो है वो जारी करना पड़ता है। ये पूरी खबर क्या है जानते हैं? सोशल मीडिया पे जो है मतलब लगातार सरकार की सख्ती बढ़ रही है और उसका कारण है कि जैसे कुछ प्रोटेस्ट होते हैं और कुछ ऐसी फेक चीज़ें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ें जो मतलब सरकार तो ऐसा कहती है कि ये लीगल नहीं है। ये मतलब जैसा रिपोर्ट है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हुआ या फिर कोई ऐसा चीज़ किसी ने पोस्ट कर दिया जो कि डीप फेक की श्रेणी में आता है, तो उसको हटाने के लिए जो है सरकार अपने एक प्लेटफॉर्म होता है एपीआई जिसे कहते हैं। और अभी जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे, उसके बाद मेटा के प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया था जिसको मेटा ने हटा दिया था कुछ समय के लिए। उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ और मेटा ने बाद में माफ़ी मांगी। उसके बाद में एक नया सिस्टम हुआ कि एपीआई को होम मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है, एक सहयोग पोर्टल है जिसपे मतलब जो है आपको जैसे किसी भी सरकार को, जैसे मान लो कोई रांची पुलिस है या फिर जो है दिल्ली पुलिस है या फिर केंद्र सरकार है, उसको अगर कुछ भी किसी भी कंटेंट को लेकर प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे, तो वो इस पे जो है सहयोग पोर्टल पे डाल देता है और उसको ब्लॉकिंग नोटिस भेज देता है कि इस पोस्ट को हटा दिया जाए। तो जब ये प्रधानमंत्री के वीडियो वाला मामला सामने आया तो उसके बाद में मेटा और उसके सरकार के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि अगर सरकार किसी भी पोस्ट से असहज है या फिर जो समझती है कि ये ठीक नहीं है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको डाल देती है और इसको 3 घंटे के अंदर अपने आप ही वो पोस्ट हट जाता है। तो ऐसे ही मामले करते हुए कि पिछले 5 महीनों में करीब हर मिनट एक ब्लॉकिंग का आदेश सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया गया, जिसे बाद में हटाया गया है। ठीक है। तो ये सोशल मीडिया को लेकर जिस तरीके से चाहे वो सीजेपी प्रोटेस्ट हो या देश में कुछ भी हो रहा हो, औसतन यहाँ पर रोज़ाना 1 करोड़ से 10 करोड़ जो पोस्ट है वो यहाँ पर किए जाते हैं लोगों द्वारा, इसीलिए सरकार को इस पर सख्ती रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो ये तमाम खबरें जो आज दिन भर में बढ़ी थी, उस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। इन खबरों को और अगर आप डिटेल रूप से देखना चाहते हैं, तो हमारे जनसत्ता के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर वेबसाइट पर भी जाकर ये खबरें जो हैं डिटेल रूप से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और उसी प्रोटेस्ट को लेकर कई और स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें बिहार भी शामिल था। 25 जुलाई को बिहार बंद था और इसके अलावा स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी हुआ था, जहाँ पर उस वक्त इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इन तमाम चीज़ों में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और साथ ही साथ वहाँ पर एक पुलिस ने यहाँ पर आपको बता दी कि AK-47 का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर बिहार में राजनीति खूब गरमाई थी और इस पूरे मुद्दे पर स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। अब इसी मामले में यहाँ पर बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस पर क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ अपडेट है ये जानते हैं? देखिए, बिहार में 25 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया गया था क्योंकि जंतर मंतर पर यहाँ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। बिहार के सिवान में इस दौरान प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, उसे रोकने के लिए पुलिस ने कदम उठाए। इस दौरान एक जवान ने कांस्टेबल ने जो है पुलिस कांस्टेबल ने AK-47 से राउंड फायर कर दिए। इसको लेके काफ़ी बवाल हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की तरफ से एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें बताया गया है कि जिस जवान ने AK-47 से 4 राउंड फायर किए थे उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ था AK-47 से। जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी हैं उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट में इस हलफनामे में
कि आयशा और दूसरे जो स्टूडेंट यूनियन के छात्र थे वो गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे 25 जुलाई को बंद के दौरान, और करीब 12:30 बजे उन्होंने गांधी मैदान से जेपी चौक की तरफ मार्च करना शुरू करा। इसी दौरान 12:30 बजे के आसपास कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। उनका कहना है कि कुछ और उपद्रवी भी इस पथराव में शामिल हो गए। इसके बाद पुलिस की तरफ से पथराव रोकने के लिए एक्शन लिए गए। इसमें करीबन जो सिवान के एसपी हैं और कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, करीब टोटल 20 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस उनका कहना है, हलफनामे में जो जानकारी दी गई है, कि पुलिस की कई गाड़ियों को, ट्रॉलियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने ये भी बताया है कि पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका कहना है कि मौके पर जो पुलिस बल था वो इस पथराव को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो दूसरी पुलिस लाइन्स और ब्रांचेस से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई गई। उनका कहना है कि जो अभिषेक कुमार कांस्टेबल था वो उस दौरान भीड़ में फंस गया जो जेपी चौक के आसपास थी, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए AK-47 से 4 राउंड फायर किया। लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसे AK-47 की गोली लगी हो, लेकिन उसकी बैलिस्टिक जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि गोली कितनी बार चली, कहाँ चली, किस एंगल से चली, इन सब की जांच फिलहाल की जा रही है। तो बिहार में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी राजनीति हुई थी और यहाँ पर बार-बार ये सवाल जो है किया गया था कि अपने बचाव के लिए भी अगर किसी कांस्टेबल में इस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल किया है तो वो पूरी तरीके से गलत है और सबसे बड़ा सवाल था कि उस कांस्टेबल के पास AK-47 कहाँ से आई? हालाँकि पहले ये जानकारी दी गई थी कि वो पुलिस जो कांस्टेबल है वो कहीं और जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब पूरी जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल कम पड़ रहा था तो और एक यूनिट बुलाई गई थी और उसी यूनिट में वो पुलिस कांस्टेबल जो है वो शामिल था और AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। अब ये मामला लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है कि हालाँकि अभी तक सुनवाई जो है वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। देश भर में मौजूदा सांसद और विधायकों के ऊपर जो केस है वो बहुत सारे होते चले जा रहे हैं, यानी कि ये केस लंबित पड़े हुए हैं। ये केस कितने हैं इसको लेकर जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी है, पूरी जानकारी जानेंगे, आंकड़े क्या है और इन केसों पर यहाँ पर लगातार सुनवाई क्यों अटकी हुई है और इनकी लिस्ट लगातार बढ़ती चली जा रही है। जानते हैं पूरा अपडेट। देखिए, देश भर में जो बहुत सारे सांसद और विधायक हैं, जिनमें पूर्व और मौजूदा सांसद विधायक दोनों शामिल हैं। एक पीआईएल में, सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल में जो एक रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें पता चला कि करीब 4,000 से ज़्यादा ऐसे केस पेंडिंग हैं। करीब 519 ऐसे मामले हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से चल रहे हैं और उनका अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। वहीं 700 मामले ऐसे हैं जिनकी अभी जाँच भी पूरी नहीं हुई है और वो जाँच के लेवल पर ही पेंडिंग है। 360 ऐसे मामले हैं जो 3 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं। सबसे खास बात है कि ये जो आंकड़े हैं, विजय हंसारिया जो एक एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 4,192 मामले हैं, ये टोटल हाई कोर्ट और उनकी वेबसाइट से लिए गए आंकड़ों से जुटाए गए हैं। खास बात यह है कि 28 राज्यों के कुल जो 14 मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कई सारे ऐसे केसेस हैं, जो मामले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ है। उन पर करीब 89 केसेस अभी पेंडिंग हैं। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके खिलाफ 29 मामले पेंडिंग है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दोनों पर ही 19-19 मामले चल रहे हैं, जिन पर अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन पर भी 18 मामले हैं जो पेंडिंग हैं। जिन राज्यों और हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं, उनकी बात करें तो यूपी सबसे आगे है और यहाँ 1,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग चल रहे हैं सांसदों और विधायकों के खिलाफ। इसके बाद केरल का नंबर है, बिहार का नंबर है, महाराष्ट्र में 364, वहीं ओडिशा में 330 ऐसे केस पेंडिंग हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सुनवाई के लिए जो पेंडिंग केसेस हैं, उनके नंबर में ऊपर नीचे उतार जरूर आया है, लेकिन 2008-18 के बाद से यह आंकड़े लगातार 4,000 से ऊपर बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, 2017 में इन सभी से जुड़े, मतलब MLA और MP से जुड़े जो आपराधिक मामले हैं, उनकी सुनवाई के लिए 12 विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया था। 2018 में कोर्ट ने ये बोला था कि हर जिले में एक नामित सेशन कोर्ट होनी चाहिए और एक नामित मजिस्ट्रेट कोर्ट की पहचान की जाए, ताकि प्रायोरिटी के बेस पर इन पर सुनवाई हो सके। इसके बाद जो अभी एमिकस क्यूरी हंसारिया की जो रिपोर्ट है, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने सिफारिशें की हैं कि इन मामलों की सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि जो पेंडिंग बैकलॉग है वो जल्दी खत्म हो जाए और 3 साल से ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस हैं, जो 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उनकी हर दिन सुनवाई की जाए।
और यह भी सुझाव दिया गया है, सिफारिश की गई है कि अदालत में गवाहों को पेश करने के लिए एक नोडल अभियोजन अधिकारी नियुक्त किया जाए। कुल मिला के कहें तो हंसारिया ने यह भी सिफारिश की है कि चार्जशीट दाखिल होने, आरोप तय होने के 1 साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी होनी चाहिए।